नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। आज आपकी क्लास 8 की हिंदी की जो है पहली क्लास है और यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, एक कहानी के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप सभी को पता है, आपकी जो वसंत पाठ्य पुस्तिका है इसमें आपके दोनों तरह के चैप्टर हैं, यानी कि आपके काव्य खंड से संबंधित चैप्टर भी है, आपके गद्य खंड से संबंधित चैप्टर भी है। काव्य खंड जो होता है जिसमें आपकी कविताएं होती हैं, ठीक है, सवैये होते हैं, गजल होती है, कवित्व होते हैं और आपके सोरठे, पद, सवैये, ये सारी चीजें आपके काव्य खंड में आती हैं। और आपके गद्य खंड में आती हैं कहानियां, निबंध, यात्रा वृतांत, संस्मरण और रिपोर्ट, ठीक है, उपन्यास आदि चीजें। तो यहाँ पर जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये कहानी के तौर पर लिखा गया है, यानी कि एक संस्मरण भी कह सकते हैं कि जो लेखक है उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए यहाँ पर बताया है किस तरह से अपनी नानी के गांव में। और कैसे ये जो चैप्टर है लाख की चूड़ियां, ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा, एक तरह से संस्मरण भी कह सकते हैं कि वो अपने बचपन के दिनों को याद करके ये चैप्टर को बता रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, जो आधुनिकरण हो रहा है, जो बहुत तेजी से हमारा जो समय बदल रहा है, बहुत तेजी से टाइम चीजें बदल रही हैं। तो इस आधुनिकरण जो हो रहा है इसमें किस तरह से जो हमारा एक तरह से जो कौशल है, कौशल जो कला जो वर्क है, इसमें काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि उद्योग जुड़ रहे हैं। उद्योगों से सारी चीजें अब औद्योगिक तरीके से होती हैं, यानी कि एक तरह से जो कला थी, जो शिल्प कला थी या इस तरह की चीजें थी, बहुत असर पड़ा है इन चीजों में। तो अब ये एक तरह से धीरे धीरे बंद हो गए, धीरे धीरे समाप्त ही हो गए हैं। तो कैसे उन लोगों के जीवन पर किस तरह से इफेक्ट पड़ा, किस तरह से उन लोगों के जीवन प्रभावित हुआ इन सब चीजों से, आधुनिकरण से और उद्योगों के निर्माण से, तो बहुत सारी चीजें इस पाठ में बताई गई हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से लेखक ने इस पाठ को लिखा है, हम भी पढ़ेंगे और साथ ही समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वो यहाँ पर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियां। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। जो बदलू था वो सारे गांव में मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों को प्यार चाहिए होता है। अगर आप उनको प्रेम करते हैं, उनको प्यार करते हैं, अगर उसके बाद फिर आप उन्हें डांटते भी हैं, आपने देखा होगा कि घर में जो आपके बच्चे होते हैं खास तौर पर, आप अगर उन्हें डांटते भी हैं लेकिन अगर आप उन्हें प्रेम करते हैं, आप उनको एक तरह से एक अलग ही वात्सल्य अगर उनके प्रति आपका है, तो फिर आप कितना भी उन्हें डांट लीजिए, कितना भी आप उन्हें धमका लीजिए, वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना? तो बदलू जो था वो लेखक को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बदलू उस उनको सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वो कहते हैं, मुझे अपने मामा के गांव जाने का यही सबसे बड़ा चाव रहता था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां होती थी। तो जो लेखक हैं वो अपने मामा के गांव की बात बता रहे हैं कि ये जो बदलू है वो उनके मामा के गांव में रहता है और वो वहां पर लाख की चूड़ियां बनाने वाला एक व्यक्ति है। और लेखक कहते हैं कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे मेन जो है चाव, चाव यानी कि इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि जब मैं वहां से लौटता हूँ तो मेरे पास ढेर सारी लाख की गोलियां होती हैं, जो कि सारे किसी भी बच्चे का मन मोह लेती हैं। कहते हैं, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। और ये चीज भी आपने अक्सर देखी होगी कि जो हमारे पापा के गांव के होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे पापा की तरफ के लोग होते हैं, तो उनको अक्सर हम सबको चाचा, चाची, बुआ, ठीक है, इस तरह से पुकारते हैं।
जो हमारे नाना के गांव के जो लोग होते हैं उनको ज्यादातर हम मामा, मामी, ठीक है, मौसी, नाना, नानी के नाम से पुकारते हैं। तो जैसे ही लेखक कह रहे हैं कि वैसे तो मुझे मतलब बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए क्योंकि वो मेरे मामा के गांव का है, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। वो कहते हैं कि मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि जैसा सारे गांव के बच्चे उसे कहा करते थे। और छोटे बच्चों में देखिए एक चीज और होती है कि वो क्या करते हैं, सुनकर फॉलो करते हैं, चीजों को सुनते हैं, जो सामने वाला कह रहा है उसको वो सुनते हैं और उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने हमेशा अच्छी बातें करो, बच्चों के सामने हमेशा अच्छा व्यवहार करो, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा या बच्चों के सामने गलत शब्दों का प्रयोग ना करो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है ना, ये एक बहुत ही मेन बात यहाँ पर निकल कर आई। तो वो कहते हैं कि जैसे कि पूरे गांव के लोग जो है उन्हें बदलू काका कहकर पुकारते थे, तो उसी तरह से फिर मैंने भी उन्हें बदलू काका कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। जो बदलू का घर था, क्योंकि गांव में जो होता है, जगह जो होती है वो बहुत ज्यादा समतल नहीं होती, कहीं पर ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा होता है, कहीं पर टीला जैसा होता है। तो कहते हैं कि बदलू का मकान थोड़ा सा ऊंचे पर था और जिसके सामने एक बड़ा सा सहन था और जिसमें एक पुराने नीम का वृक्ष लगा हुआ था। सहन क्या होता है, जिस तरह से ये अगर पेड़ यहाँ पर है, ठीक है, ये अगर बहुत बड़ा पेड़ अगर यहाँ पर है, तो इस पेड़ के चारों तरफ जो इस तरह से बैठने के लिए बनाया जाता है ना, जो इस तरह से पेड़ के चारों तरफ यहाँ पर आराम से बैठा जाता है। अगर गर्मियां है तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा ली जाती है, अगर ठंडियां है तो यहाँ पर बैठकर धूप सेकी जाती है। तो एक बड़ा सा सहन था और उस पर एक नीम का वृक्ष लगा था, और वहां पर क्या था, एक नीम का वृक्ष था। और उसी सहन के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। उसी जगह पर बैठकर जो बदलू है वो अपना काम किया करता था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पेड़ का दृश्य पीछे दिख रहा है और ये बदलू जो है यहाँ पर बैठकर अपना काम कर रहा है। बगल में भट्टी दहकती रहती है, हमेशा उसके बगल में जो है उसने एक भट्टी हमेशा जलाई रहती, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था, यानी कि लाख को पिघलाता था। अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार देने के लिए उसको पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी, और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे लाख के समान पतला करके पूरी का आकार दे देता था। अब वो क्या था, बदले में एक वहां पर क्या करता था, जो लाख होता था उसको वहां पर रख देता था, और जब वो मुलायम हो जाता था तो उसे वो क्या करता था, सलाख के समान एक पतली जो है पतली पतली सलाख के समान, छड़ी के समान वो उसे बना लेता था इस तरह से, और फिर उसको लपेट कर पतला करके उसको पतला बनाता था और उसको लपेट कर चूड़ी का आकार देता था। और उसके पास में ही 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगरियां रखी हुई थी, और उसके सामने 4-6 जो है बेलन आकार की बेलन नुमा जो है मुंगरियां रखी हुई थी। और वो अलग अलग क्यों थी, क्योंकि चूड़ियां जो है अलग अलग आकार की, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज की बनाई जाती है। कुछ आगे से पतली तो कुछ पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी को आकार देकर वह उन्हीं मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। उसको वो उस पे ही फंसाता था, उन्हीं मुंगेरियों पर, और वहीं से फिर वो उसको परफेक्ट आकार देता था और साथ ही उसको मुलायम बनाने का काम भी करता था। जो बहुत ही पुरानी एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात फिर वो उन्हें रंग करता था। जब एक एक करके सारे हाथ की चूड़ियां बन जाती थी तो उसके बाद वो उन चूड़ियों को रंगना शुरू कर देता था। बदलू का यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। जो बदलू था
वो इस काम को हमेशा एक ही मचिए पर, मचिया होता है स्टूल टाइप का होता है छोटा सा लकड़ी का, उसी पर बैठकर बदलू हमेशा वो काम किया करता था और वो मचिया काफी जो है पुरानी हो चुकी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था और वहीं पर बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। लेखक कहते हैं कि जब भी मैं अपने मामा के घर जाता था तो वहां पर मेरा जो ज्यादातर टाइम होता था वो बदलू के मचिए पर ही, यानी कि बदलू के वहां पर ही उनका बीतता था। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं वह उन्हें क्या करते थे, लाख की चूड़ियां बनाकर दे, लाख के एक तरह से जो गोलियां बनाकर देते थे और वो उनसे पूछा करते थे, कहा करते थे कि लला मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देते थे। तो वो कहते हैं कि वो मुझे लला कहकर बुला लेते थे, लला कहकर बुलाया करते थे और जैसे ही मैं वहां पहुंचता, मेरे पहुंचने तक वो वहां पर मचिया यानी कि मेरे लिए भी बैठने के लिए एक स्टूल जो है वो मंगवा लेते थे। और वो कहते हैं मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता था। और वो कहते हैं मैं घंटों तक उस मचिए पर बैठकर, स्टूल पर बैठकर उन्हें चूड़ियां बनाते हुए देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता, लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। जब पूरा जोड़ा बन जाता चूड़ी का तो वो क्या करता, उसे बेलन पर चढ़ाता और कुछ देर तक देखता रहता कि ये परफेक्ट साइज में, परफेक्ट शेप में, कलरिंग सब कुछ तरीके से हुआ है कि नहीं। वो दिन भर में 4-6 जोड़ी चूड़ियां बना लेता था। कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। वो ऐसे उसे देखता रहता कि कैसी लगेंगी जब ये किसी नववधु की कलाई पर चढ़ाई जाएंगी। तो बदलू एक मनिहार था, बदलू जो था एक मनिहार था जो कि लाख का काम करते हैं, लाख की चीजें बनाने का काम करते हैं। तो वो एक मनिहार था और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। चूड़ियां बनाना क्या था, उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था और उसकी चूड़ियां जो बनाई जाती थी उनकी खपत भी बहुत ही ज्यादा थी पूरे गांव में। यानी कि बहुत सारे लोग जो है उसको पसंद करते थे, उसकी चूड़ियों को पसंद करते थे। उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियां जो है पूरे गांव में जो है प्रसिद्ध थी, लोग बहुत ज्यादा उससे खरीदते थे। और उसकी उस गांव में तो लगभग सभी स्त्रियां जो थी, यानी कि उसके गांव की तो लगभग सारी स्त्रियां जो है उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह चूड़ियों को कभी भी पैसों में नहीं बेचता था। अब देखिए एक खास बात ये थी कि वो चूड़ियां बनाता तो था लेकिन वो चूड़ियों को कभी भी पैसों में नहीं बेचता था, क्योंकि अभी तक उसका जो वस्तु विनिमय का जो तरीका था, उसका जो अभी तक बेचने का जो तरीका था वो था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय के बारे में आपने सुना होगा कि वस्तु विनिमय क्या होता है, यानी कि जब आप किसी चीज को बेचते हैं, देते हैं, तो उसके बदले में भी आप दूसरी चीज ही लेते हैं, यानी कि पैसा नहीं लेते। अगर आपको गेहूं खरीदने हैं तो आप उसके बदले में चावल देंगे। अगर आपको चावल खरीदने हैं तो आप उसके बदले में दाल दे सकते हैं। अगर आपको दाल खरीदनी है आप उसके बदले में तेल दे सकते हैं। अगर आपको तेल खरीदना है आप उसके बदले में चीनी दे सकते हैं या गुड़ दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पर अभी तक जो उसका तरीका था चूड़ियों को बेचने का, वो कैसा था, वस्तु विनिमय का तरीका था। यानी कि जो भी लोग उससे चूड़ियां खरीदते थे वो उसको क्या करते थे, अनाज दे जाया करते थे। चूड़ियों के बदले क्या करते थे, अनाज दे जाया करते थे, चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने उसे कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा। लेखक कहते हैं कि वो स्वभाव से बहुत ही सीधे थे,
सीधा था और मैंने उन्हें कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा। यानी कि कभी भी इस बात से परेशान होते हुए नहीं देखा कि आपने कम दिया, ज्यादा दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों दिया, कितना दिया। तो वो इस चीज के लिए कभी भी कोई झगड़ा नहीं करता था। मेन चीज जो ये थी कि बस वह शादी विवाह के अवसरों पर जरूर जिद पकड़ लेता था। अब देखिए यही तो टाइम होता है कि किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना, घर में कोई नया मेहमान आता है, कोई बच्चा नया आता है घर में, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से शगुन मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जीवन की एक नई शुरुआत हो रही होती है। देखिए शादी विवाह भी एक शुरुआत है जीवन का, कि नए अध्याय की शुरुआत होती है। जब आपके परिवार में नया मेहमान आता है, बच्चा आता है, तब भी एक नए जीवन की शुरुआत होती है, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होती है। आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपकी जॉब लगती है, आप मकान बनाते हैं, कोई भी इस तरह के शुभ काम होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अक्सर शगुन दिया जाता है। तो यहाँ पर तो बदलू जो है जिद पकड़ लेता था कि जीवन भर में, देखिए वो कहता कि जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, चाहे जीवन भर के लिए चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। जब शादी ब्याह होता था तो वो क्या कहता था, क्योंकि कि ये सुहाग का जोड़ा होता है, चूड़ियां, कंगन, ये सब क्या होते हैं, सुहाग का जोड़ा होता है, और सुहाग के जोड़े का अलग ही महत्व होता है। और वो लेखक कहते हैं, मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ जब किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया था। वो कहते हैं कि जब मेरे मामा के यहाँ पर किसी लड़की की शादी हुई थी, तो जरा सी बात में वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। बिगड़ जाना यानी कि नाराज हो जाना, नाराज हो जाना, ठीक है। और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। फिर देखिए एक मुहावरा यहाँ पर बताया, लोहे लग जाना, यानी कि बहुत मेहनत लगना, ठीक है। वो जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों अनाज मिलता है, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है, और रुपए जो मिलते हैं सो अलग। तो यानी कि यहाँ पर तो उनकी इन लाख की चूड़ियों की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, इन लाख की चूड़ियों का एक तरह से महत्व इतना बढ़ जाता है कि सबसे पहले उसकी घरवाली, उसके लिए कपड़े दिए जाते हैं, उसकी घरवाली के लिए कपड़े दिए जाते हैं, और फिर ढेर सारा अनाज दिया जाता है, और फिर उसको उसके लिए एक पगड़ी दी जाती है, और जो रुपए भी कुछ दिए जाते हैं वो है अलग, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। वो कहते हैं कि संसार में बदलू को अगर किसी चीज पर गुस्सा आता था, किसी चीज से चिढ़ अगर थी, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे वह चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था। यानी कि अगर गलती से भी उसको किसी भी महिला के हाथ में वो कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था, यानी कि गुस्से में आ जाता था। और कभी कभार तो चार बातें भी सुना देता था, कभी कभार तो दो चार बातें भी वो सुना देता था। लेकिन लेखक कहते हैं मुझसे वो घंटों बात किया करते थे। जब लेखक उनके पास जाकर बैठते थे, जब वो चूड़ियां बना रहे होते थे, तो लेखक कहते हैं कि मुझसे वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं। तो जब वो बातें करते थे आपस में, जब वो उनसे कभी उनके घर के बारे में, परिवार के बारे में, शहरी जीवन के बारे में पूछते हैं, तो वो कहते कि मैं उनसे अक्सर कहता था कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं। तो वो कहते, उनका उत्तर होता कि शहर की बात ही कुछ और है लला, यानी कि शहर की तो बात ही कुछ और है लला, वहां तो सब कुछ होता है। यानी कि शहर में तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि क्या कुछ नहीं होता, शहर में तो सब कुछ होता है, शहर की तो बात ही अलग है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ
पकड़कर सड़कों पर भी घूमती है। वो कहता है कि लला वहां तो बहुत कुछ होता है, वहां की तो बात ही निराली है। वहां तो औरतें जो है अपने पतियों का, अपने मर्दों का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती है, और फिर उनकी कलाइयां तो नाजुक होती है ना। वो क्या कहते हैं कि और फिर उनकी कलाइयां भी तो नाजुक होती है ना, लाख पहनेंगी तो मोच ना आ जाए। कि जब लाख की यदि भारी चूड़ियां वो पहनेंगी तो कहीं उनके हाथों में मोच ना आ जाए। तो वो कहते हैं कि लेखक कि कभी कभी बदलू उनकी बहुत अच्छे से खातिर भी करता था, यानी कि कभी कभी जो है जब वो आते थे वहां पर, लेखक जाते थे, तो बदलू उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करता था। और कभी जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। लेखक कहते हैं कि जिन दिनों उसकी गाय एक तरह से काफी ज्यादा दूध देती थी, तो उन दिनों वो हमेशा लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था। आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। लेखक कहते हैं कि आम का जो सीजन होता है उस टाइम तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम तो खाकर ही आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह था कि करीब रोज लगभग वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। तो कहते कि इन सब बातों को छोड़कर, कि वह मेरी खातिर करता है या मुझे आम खिलाता है, तो इन सब को छोड़कर अगर वो कहते कि मुझे वो किसी चीज के लिए अच्छा लगता था, तो वो ये था कि रोज वह मेरे लिए 1 या 2 गोलियां जो है लाख की बना दिया करता था। यानी कि जो पीस बच जाता था, जो टुकड़ा बच जाता था, उससे वह लेखक के लिए लाख की गोलियां बना देता था। वो कहते हैं लेखक कि मैं बहुधा, बहुधा यानी कि लगभग हर बार, ठीक है, लेखक कहते हैं मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। लगभग ऐसा होता था कि लगभग हर गर्मी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। 1 आधे महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। वो कहते हैं कि 1 आधा महीना वहां पर रहकर स्कूल खुलने का जो टाइम होता था वहां तक में वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तो वो कहते हैं लगभग ऐसा 2-3 बार ही हुआ होगा, यानी कि जब वो शायद 4th 5th से लेकर 7th 8th तक रहे होंगे, तब तक शायद वो लगातार अपने मामा के यहाँ गए होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि शायद मैं 2-3 बार ही वहां गया था, लेकिन मेरे पिताजी का एक दूर शहर में जो है बदली हो गई, दूर शहर में ट्रांसफर हो गया, और अब एक लंबा गैप आ गया, एक लंबा डिस्टेंस आ गया कि एक लंबी अवधि तक वो अपने मामा के गांव नहीं जा सकी, और ये लगभग 8 से 10 वर्षों के समय के बाद। ठीक है, लेखक अब कहते हैं कि उनके पिताजी का तबादला जो है, ट्रांसफर जो है, काफी दूर हो गया था। और फिर जब देखिए बच्चे का जब बड़ों का ट्रांसफर हो जाता है, फिर बच्चों का नया स्कूल होता है, नई क्लासेस होती हैं, हायर एजुकेशन होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा छुट्टियां भी नहीं ले सकते, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। तो इस तरह से उनको काफी टाइम लग गया, लगभग 8 से 10 वर्ष उनको बीत चुके थे जब वह दोबारा जो है वो अपने मामा के गांव गए थे। और वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा हो चुका था कि शायद लाख की गोलियों में अब मेरी रुचि नहीं रह गई थी। क्योंकि देखिए जो एक 7-8 साल का बच्चा होता है या 10 साल का बच्चा होता है, उसके बाद यदि वही बच्चा 10 साल बाद 20 साल का हो जाता है, उसकी स्कूल टाइम जो उसका खत्म हो जाता है, वो कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, तो उसके बाद ये छोटी छोटी जो पसंद होती है उनकी, उसकी वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, जो जिन टॉयज से हमें बचपन में खेलना अच्छा लगता था, अब बड़े होकर वो हमें नहीं समझ आते, अब हम दूसरी चीजें, हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या बाकी चीजें खेलते हैं। ठीक है ना, तो वो कहते हैं शायद अब लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, अतः गांव में होते हुए भी कई दिन तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। वो कहते हैं कि जिस तरह से पहले मैं लगभग हर रोज उनके घर जाता था, 1-2 घंटे बैठता था, इस बार काफी दिनों तक गांव में होते हुए भी मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग
सभी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहनी हुई है और एक दिन उन्हें अचानक ही मतलब और ये चीज वो हमेशा वो ये नोटिस कर रहे थे कि गांव में लगभग सभी लेडीज ने जो है हाथ में कांच की चूड़ियां पहनी हुई है। विरले विरले यानी कि बहुत कम हाथों में ही उन्हें लाख की चूड़ियां दिखाई दी। और देखिए ये उनको बदलू का ध्यान कैसे आया, वो बताते हैं कि एक बार जो है बरसात का समय था, वो कहते हैं उनके मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल कर गिर पड़ी क्योंकि बरसात का समय था और उनके मामा की जो बेटी थी वो बरसात में आंगन में फिसल कर गिर गई और उसी के हाथ की जो चूड़ी थी कांच की वो टूट कर उसी के हाथ में चुभ गई। ठीक है ना, उसी के हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे बहुत सारा खून बहने लगा। वो कहते हैं मेरे मामा उस टाइम पे घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी और तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। वो कहते हैं कि जब मेरी मामा की बेटी को चोट लगी और उसके हाथ में जब वो गिरी तो उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी और गिरकर उसकी के हाथ में चुभ गई, तो कहते तभी मुझे सहसा बदलू का ध्यान हो आया और फिर मैंने सोचा कि उससे मिला। वो कहते तब मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। वो कहते हैं कि मैं शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था, वही चबूतरा था और उसी में खाट एक नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर वो लेटा हुआ। लेखक कहते हैं मैंने कहा नमस्ते बदलू काका, तो उसने उत्तर दिया नमस्ते भैया। और लेखक कहते हैं उन्होंने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर वहीं खाट पर बैठ गया, यानी कि जिस पर वो लेटे हुए थे वहीं पर बैठ गया। और वो कहते हैं परंतु उन्होंने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी तरफ निहारता रहा। वो कहते हैं क्योंकि अब मैं काफी बड़ा हो चुका था और उसने मुझे पहचाना नहीं और काफी देर तक वो मुझे निहारता रहा। तो लेखक कहते हैं फिर मैंने कहा कि मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था ना। मैंने अपना परिचय दिया क्योंकि इस तरह से अब वो पहचान नहीं पा रहे थे, तो वो पूरा पूरा परिचय दिया कि मैं हूं जनार्दन और काका मैं आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। तो इस तरह से बदलू जो है फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्रों को उभार रहा हो, यानी कि अभी भी वो चुप रहा और ऐसा लग रहा था जैसे अपने स्मृति पटल पर यानी कि दिमाग में जोर दे रहा हो, याद करने की कोशिश कर रहा हो कि हाँ ये कब हुआ था, कब तक ये चीजें होती थी। और तब एकदम से बोल पड़ा आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। कहता है कि आओ आओ लला, बहुत दिन बाद गांव आए हो, बैठो। तो लेखक कहते हैं फिर मैंने कहा हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब लेखक चारपाई पर बैठ गए हैं और अब क्या कंडीशन है बदलू की, क्यों उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है, किस तरह से जो है ये चीजें यानी कि जो आधुनिकीकरण है, ये जो औद्योगिक युग जो आया है नया, वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है क्या लोगों के जीवन को, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसके बाद का हमारा चैप्टर। तो आज जो कुछ भी पढ़ा है इसे घर पर एक बार रिवाइज करें, बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आने वाले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।